नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। हाजिर है आपका दोस्त जी आर चौधरी आपके लिए भारतीय संविधान के संशोधनों को लेकर। भारतीय संविधान के संशोधनों की हमने चर्चा की थी एक वीडियो में, जिसमें हमने पढ़ा था 61वें संविधान संशोधन तक की चर्चा हमने कर ली थी। कौन कौन से प्रथम संविधान संशोधन में क्या हुआ, 7वें संविधान संशोधन में क्या हुआ, 9वें में क्या हुआ, 11वें में क्या हुआ, 52वें में क्या हुआ, 61वें संविधान संशोधन में क्या हुआ, इनकी डिटेल से हमने चर्चा की थी। आशा है आपको पसंद आया होगा और साथ में पसंद के साथ साथ आपको याद भी हुआ होगा। इनमें से कोई सवाल बनता है तो मुझे पता है आप उसको सही करोगे। आज इसी को हम आगे बढ़ाएंगे और आगे के जो अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, सीए जो है, उसकी हम बात करेंगे। तो 61वां संविधान संशोधन तक छोड़ा था 1989 में। आप सबको पता है 61वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था। वोटिंग की जो उम्र है वो घटाकर 21 वर्ष से कितनी कर दी गई थी, 18 वर्ष कर दी गई थी। आप सबको पता है। बात करते हैं आगे वाले संविधान संशोधन। तो अगला जो 19वां संविधान संशोधन हम पढ़ रहे हैं वो है 71वां संविधान संशोधन 1992। देखो 71वां संविधान संशोधन जो है वो है 8वीं अनुसूची में कुछ भाषाएं जोड़ी गई थी। 8वीं अनुसूची में कुछ भाषाएं जोड़ी गई थी। ठीक है, 8वीं अनुसूची में भाषाएं जोड़ी गई थी। वो भाषाएं 3 थी। वो थी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। जो भाषाएं 3 भाषाएं जो थी वो 8वीं अनुसूची में। देखो 8वीं अनुसूची आपको याद रखना, 8वीं अनुसूची में विभिन्न भाषाओं को दर्जा दिया जाता है और वर्तमान में इन 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या है 22। तो 22 भाषाएं हैं। पहले कम थी, धीरे धीरे जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जो भाषा है इनको 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इनको 3 भाषाएं और जोड़ दी गई और भाषाएं धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 भाषाओं का आपको नाम याद रखना है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। अरे यूं याद नहीं रहे कमीनो, यूं याद नहीं रहे तो ये याद रख लो, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कमीना तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाएं जो है वो 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। मोस्ट नहीं है लेकिन ये आपको जरूर याद रखना है। ये आपको पता होना चाहिए कि 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या वर्तमान में कितनी है, तो 22 कर देना आप। बात की हमने 71वें संविधान संशोधन की, बात को आगे बढ़ाते हैं और हम पहुंचते हैं 73वां संविधान संशोधन। महत्वपूर्ण, इंपोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण। इसके लिए पूरी डिटेल आपको पढ़नी पड़ेगी, पूरी डिटेल आपको इसमें पढ़नी पड़ेगी 73वें संविधान संशोधन। लेकिन मोटी मोट में बातें बता दूं कि जो 73वां संविधान संशोधन है उसका संबंध किससे है। पहली बात तो वो है ग्रामीण स्वशासन से संबंधित है। किससे संबंधित है ये? ग्रामीण स्वशासन से संबंधित है। ग्रामीण स्वशासन का मतलब आप यूं समझ सकते हो कि भाई ग्राम पंचायतें, पंचायत समिति, जिला परिषद, इनकी जो गठन हुआ था, इनको संवैधानिक जो दर्जा मिला था वो मिला था 73वें संविधान संशोधन। ग्रामीण स्वशासन की संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला था। ठीक है, पहले भी होती थी ये, लेकिन उनको संविधान में दर्जा नहीं था, उनके लिए पर्टिकुलर आर्टिकल्स नहीं थे। लेकिन अब इसमें संविधान में इसको दर्जा दे दिया गया और इसका फायदा ये हुआ कि अब नियमित समय पर चुनाव होने लग गए, आरक्षण दिया जाने लग गया, महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जाने लगा और साथ ही साथ इनके वित्तीय सोर्स या इनके काम को भी एक अलग भाग में, एक अलग अनुसूची में इनको जोड़ा गया। तो आपने सबने पता है कि देखो 9वीं अनुसूची जो थी वो प्रथम में जोड़ी गई थी, 10वीं अनुसूची थी वो 52 में जोड़ी गई। तो इसमें अलग जो 11वीं अनुसूची है, अनुसूची 11 जोड़ी गई। इसमें अनुसूची जो थी वो 11 इसमें जोड़ी गई। साथ ही एक भाग भी जोड़ा गया, भाग 9। तो भाग 9 भी इसमें जोड़ा गया। आपको पता है आर्टिकल 243 जो है, 43 के अलग अलग भाग है। इसके लिए मैंने अलग वीडियो बना रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शॉर्ट ट्रिक से आपको याद करवाने के लिए मैंने बना रखा है, तो उसको आप याद रख लेना। आर्टिकल 243 में से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, एक बार उसको जरूर पढ़ना आप। तो इसमें जो 73वां संविधान संशोधन की बात हम कर रहे थे, तो 73वां संविधान संशोधन में पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला। दूसरी बात है एक अलग अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची, और साथ ही भाग 9 जोड़ा गया। अब देखो 11वीं जो अनुसूची है इसमें यदि विषयों की मैं बात करूं तो इसमें 29 विषय रखे गए। कितने विषय रखे गए? 29। ये भी याद रखना अपने को, कितने विषय रखे गए? 29 विषय इसमें है। पंचायतों को कितने विषय है?
सौंपे गए। 29 विषय जो ग्रामीण स्वशासन की संस्थाएं हैं इसमें सौंपे गए। तो अनुसूची 11 और विषय कितने हैं इसमें 29, भाग 9 जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ऐसा है, इसमें आपके कोई नहीं समझने वाली कोई बात नहीं है, धीरे धीरे हम समझते जा रहे हैं। 3 चीजें आपको, छोटी छोटी चीजों को, बाकी इसका अलग से वीडियो है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, तो उसको आप समझना। बात करेंगे 76वां संविधान संशोधन की। तो ये 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो 1992 में आया, 74वां संविधान, ये जो 74वां संविधान संशोधन था, इसकी पहली बात थी ये नगरीय स्वशासन की, नगरीय जो संस्थाएं हैं, नगरीय स्वशासन की जो संस्थाएं हैं उनसे संबंधित है। ये नगरीय स्वशासन की संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसमें किस संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा, संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब नगरीय स्वशासन की संस्थाएं कौन सी होती है ये सब आपको पता है, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, नगर परिषद हो, तो इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। और साथ ही साथ जैसे आपने 73वें संविधान संशोधन में देखा था, भाग जो 9 जोड़ा गया था, तो इसमें भाग 9 के जोड़ा गया। और एक अलग अनुसूची जो जोड़ी गई वो थी भाई बंधुओं, वो थी मेरे प्यारे बच्चों, वो थी 12वीं अनुसूची। तो टोटल कितनी अनुसूचियां हो गई 12। वर्तमान में संविधान की अनुसूचियों की बात करें तो 12 और इसमें भाग 9 के जोड़ा गया। अब अनुसूची की में हमने बात की तो इसमें विषय कितने रखे गए, विषयों की आप ध्यान देना, विषय रखे गए इसमें 18। ध्यान रख लेना, एक अमेंडमेंट आप पढ़ लेना, 73वां या 74वां दोनों मिलते जुलते ही है, केवल आर्टिकल्स का फर्क है, तो वो आपको याद रखना है। बाकी इतनी चीजें आपको मोटे मोट आपको आनी चाहिए। तो 73वें संविधान संशोधन को पढ़ा, 74वें संविधान संशोधन को पढ़ा, 71वें संविधान संशोधन को पढ़ा। अब बात करते हैं 86वां संविधान संशोधन 2003। काफी महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण है 86वां संविधान संशोधन। देखो 86वां संविधान संशोधन जो था वो किससे संबंधित था, आरटीई से। किससे संबंधित था, आरटीई से। काफी अच्छा संविधान संशोधन आया था। आरटी, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का जो मूल अधिकार है उसको लेकर आया था 86वां संविधान संशोधन। और इसमें 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा का यह अधिनियम था। अनिवार्य शिक्षा कि 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा मिलेगी और मुफ्त में शिक्षा मिलेगी, उनको रोका नहीं जाएगा, कोई खर्चा नहीं लेगा। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि 14 साल तक के बच्चे जो होते हैं उनको मुफ्त में किताबें मिलती है, खाना मिलता है, सब कुछ मुफ्त मिलता है, कोई फीस नहीं ली जाती। तो इसके लिए जो अमेंडमेंट आया वो था 86वां। अब इस 86वें संविधान संशोधन में 3 चीजें जोड़ी गई, 3 आर्टिकल में बदलाव किया गया, वो ध्यान रखने वाली बात है। पहला है मूल अधिकारों में जोड़ा गया 21A, मूल अधिकार, ठीक है। और इसकी भाषा एक ही है, 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार 21A। इसके अलावा आर्टिकल 45 जो नीति निर्देशक तत्व है, इसकी भाषा में बदलाव आया, ठीक है भाई। भाषा में क्या बदलाव आया, इसमें भी जो पहले लिखा हुआ था उसमें थोड़ा चेंज कर दिया कि 6 से 14 साल के बच्चों को राज्य का कर्तव्य होगा कि उनको अनिवार्य शिक्षा, मुफ्त शिक्षा मिले, ये नीति निर्देशक तत्वों में आ गया। इसके अलावा बात करें तो मूल कर्तव्यों में भी जोड़ा गया, 51A में भी मूल कर्तव्य बढ़ाया गया, 51A में मूल कर्तव्य बढ़ाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं मैं, भी जोड़ा गया, 51A में मूल कर्तव्य जोड़ा गया। कौन सा, 6 से 14 साल के बच्चे। तो एक ऐसी चीज जो आरटी जो है, आरटीई, ये देखो आरटीआई भी होती है, राइट टू इंफॉर्मेशन भी होती है, और आरटीई राइट टू एजुकेशन भी होती है, दोनों में कंफ्यूजन मत होना आप। तीनों चीजें मूल अधिकार में भी जोड़ा गया, नीति निर्देशक तत्वों में भी इसमें चेंजेस किया गया, और मूल कर्तव्य में, तीनों में इसको जोड़ा गया, किसको, आरटीई को। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, डिटेल से पढ़ लेना, हर एक एग्जाम में इसको सवाल आता रहता है, तो ध्यान से इसको आपको समझना है। बात को आगे बढ़ाए और बात करेंगे 86वें संविधान संशोधन के बाद 91वां संविधान संशोधन जो था, यह भी काफी महत्वपूर्ण था। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और इस समय 91वां संविधान संशोधन किया गया 2003 में।
बड़ा शानदार संविधान संशोधन था, 91वां संविधान संशोधन। इसमें देखो क्या किया गया, इसकी जो कहानी है वो ये है कि भाई जो 1989 से देखे हम तो 2003-4 तक की स्थितियां देखें, 2003-4 क्यों 2014 तक की स्थितियां हम देखें तो भारत में जितनी भी सरकारें बनी वो गठबंधन पर आधारित सरकारें थी। और गठबंधन का एक बड़ा नुकसान होता है कि गठबंधन के घटक दल जो होते हैं, साथ वाले जो होते हैं, उनको राजी करने के चक्कर में उनको मंत्री बनाना पड़ता था। और फिर मंत्री पद, जो मंत्री परिषद का जो आकार होता था वो बहुत बड़ा हो जाता था। कोई कभी नाराज मुझे मंत्री बनाओ, कोई कभी नाराज मुझे मंत्री बनाओ, और मंत्री बनाते बनाते उनका आकार है मंत्री परिषद का बहुत बड़ा हो जाता था। अब इसकी सॉल्यूशन क्या हो भाई, मंत्री परिषद के आकार का कोई डेफिनेशन नहीं थी, भाई कितना आकार होगा, मूल संविधान में कोई बात नहीं थी। तो 2003 में जो 91वां संविधान संशोधन आया उसमें कहा गया कि मंत्री परिषद का जो आकार है, ध्यान से समझना, मंत्री परिषद, याद रख लेना, एक बार सवाल आ गया था कि किसका आकार निर्धारित किया गया, मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद का आकार 15% से अधिक नहीं होगा, 15% से अधिक नहीं होगा। 15% किसका, लोकसभा का, या फिर 15% विधानसभा का। राज्यों की मैं बात करूं तो विधानसभा, जैसे राजस्थान में विधानसभा के सदस्यों की संख्या है, टोटल है 200। अब 200 का मंत्रिपरिषद कितना, मुख्यमंत्री सहित कितना बढ़ाया जा सकता है, तो 30 मंत्री बढ़ाए जा सकते हैं, किसके सहित, मुख्यमंत्री के सहित। इसके अलावा देखिए तो लोकसभा के सदस्य संख्या है 545 मान लो, 543 मान लो, दो एंग्लो इंडियन की बात आई, तो इसका आता है 80 के लगभग। तो मैक्सिमम ये इतने ही मंत्री परिषद का आकार हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। ये चेंजेस कहां हुआ, 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 10 बार सवाल इसमें से आया हुआ है, 10 बार सवाल इसमें से आया हुआ है। तो आपको करना है क्या, समझना है याद, बहुत बार सवाल आया हुआ है। 91वां संविधान संशोधन की बात कर ली, बात को हम आगे और बढ़ाएंगे तो बात संविधान संशोधन आता है 93वां संविधान संशोधन 2006। अब यहां से 93वां संविधान संशोधन से आप देखना कि 93वां संविधान संशोधन था रिजर्वेशन से, आरक्षण से संबंधित था। किससे संबंधित था, आरक्षण से संबंधित था। अब आरक्षण तो भाई पहले ही दे रखा है, भाई एससी को दे रखा था, एसटी को दे रखा था, ओबीसी को आरक्षण मिला हुआ था, और वर्तमान में तो ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षण मिल गया। अब आरक्षण में क्या किया कि जो 93वां संविधान संशोधन था उसमें जो निजी शिक्षण संस्थान है, निजी शिक्षण संस्थान है उनमें भी क्या कर दिया गया, आरक्षण कर दिया गया। भाई पहले तो सरकार देती थी आरक्षण, सरकारी डिपार्टमेंटों में आरक्षण होता था, नौकरियों में आरक्षण होता था, लेकिन शिक्षा में आरक्षण नहीं था, शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण नहीं था। अब शिक्षण संस्थाओं में भी 93वां संविधान संशोधन द्वारा क्या कर दिया गया, शिक्षण संस्थाएं जो निजी है, प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट है, उनमें भी, जैसे मान लो मेडिकल कॉलेज है कोई प्राइवेट, या कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है प्राइवेट, तो उनमें भी अब क्या कर दिया गया, एससी एसटी और ओबीसी को क्या दे दिया गया, आरक्षण। मतलब उनकी सीटें निर्धारित कर दी गई कि इतने तो एससी के होंगे, इतने एसटी को होंगे, इतने ओबीसी। इससे पहले तो क्या होता था, निजी वाले कहते थे हम इस रूल्स को नहीं मानते, लेकिन अब क्या है, एससी एसटी ओबीसी को 93वां संविधान संशोधन 2006 द्वारा रिजर्वेशन दे दिया गया। क्लियर है। अब बात को आगे बढ़ाए हम, तो बात पहुंचती है 97वां संविधान संशोधन। 97वां संविधान संशोधन जो था 2011 में आया। 97वां संविधान संशोधन के लिए एक ही लाइन याद रख लेना आप, 97वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, 97वां संविधान संशोधन है सहकारी समितियों से संबंधित है। किससे संबंधित है, सहकारी समितियों से संबंधित है। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा मिला, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा मिला, पहली बात है। ठीक है भाई, याद रख लेना, इतना ही याद रख लेना कि भाई 97वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, और साथ ही इसको सहकारी समितियां बनाने का अधिकार है वो मौलिक अधिकार बन गया। सहकारी समितियां बनाने का अधिकार क्या है, एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार माना गया। और साथ ही एक भाग भी जोड़ा गया, वो था, देखो आप सबको पता है कि भाग 9 जो जोड़ा गया था वो था स्थानीय निकाय से संबंधित, 9K था नगरीय निकाय से संबंधित, और 9K मान लो या 9B जो है भाग, वो जोड़ा गया सहकारी समितियों से संबंधित आर्टिकल 97 में।
तो 97 जो अमेंडमेंट था वो सहकारी समितियों से था, और लेटेस्ट जब पूछे जाते हैं अभी जो सवाल आते हैं तो आपको 105वें संविधान संशोधन तक जब भी कोई लेटेस्ट चीज आती है, नया अमेंडमेंट आता है, तो उसको अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो लगभग 2014-15 के आसपास जितने भी एग्जाम हुए तो उसमें 97वां संविधान संशोधन से संबंधित सवाल आते हैं। लेकिन अब वर्तमान में सवाल आएंगे तो वो उसके बाद के सवाल भी पूछे जा सकते हैं, इसमें से सवाल भी पूछे जा सकते हैं। तो उसके लिए आपने अपने को क्या रखना है, तैयारी रखनी है। तो 97वां संविधान संशोधन सहकारी समितियों से संबंधित था। बात को आगे बढ़ाए तो आता है 99वां संविधान संशोधन। जब भी आप सुप्रीम कोर्ट को पढ़ोगे, न्यायिक पुनरावलोकन को पढ़ोगे, पॉलिटिकल साइंस में बहुत महत्वपूर्ण है, एक विवाद खड़ा होता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट न्यायालय बड़ा है या संसद बड़ी है। तो यहां भी हम बार बार बात करेंगे, 99वां संविधान संशोधन की बात हम करेंगे। तो देखो, इसको थोड़ा सा डिटेल से समझा दूं कि संसद ने एक अधिनियम पारित किया। वर्तमान में देखो, भारत के संविधान में जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, चाहे हाई कोर्ट के जज, तो उनकी नियुक्ति के लिए एक व्यवस्था होती है, कॉलेजियम व्यवस्था। कॉलेजियम व्यवस्था क्या होती है भाई? कॉलेजियम व्यवस्था। अब कॉलेजियम व्यवस्था क्या होती है कि जब भी कोई जजों की नियुक्ति होती है, जिसको मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति में पढ़ाया था कि जब जजों की नियुक्ति की जाती है तो एक सूची सौंपी जाती है। राष्ट्रपति नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन एक सूची सौंपी जाती है जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 अन्य न्यायाधीश एक सूची तैयार करते हैं, और उसी में से जजों की नियुक्ति होती है, वो लिस्ट होती है उनमें से। ये व्यवस्था है कॉलेजियम व्यवस्था। कॉलेजियम सामूहिकता का सिद्धांत। सामूहिकता मतलब एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 अन्य न्यायाधीश मिलकर एक लिस्ट बनाते हैं, और उसी में से राष्ट्रपति को मानना पड़ता है। उसी सूची में से 10 का नाम दिया मान लो, और 3 जज नियुक्त करने, तो 3 जो नियुक्त होंगे वो उसी सूची में से होंगे। यही थी कॉलेजियम व्यवस्था। लेकिन 99वां संविधान संशोधन संसद ने पारित किया और कहा कि कॉलेजियम व्यवस्था सही नहीं है, इसकी जगह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया। न्यायिक नियुक्ति आयोग, याद रखना, न्यायिक नियुक्ति आयोग यह बनाया गया। किसमें? 99वां संविधान संशोधन में न्यायिक नियुक्ति आयोग। ध्यान रख लेना, मोस्ट चीज बता रहा हूं मैं, ये बार बार आपके आएगा पाठों में से। 99वां संविधान संशोधन, तो न्यायिक नियुक्ति आयोग जो बनाया गया, इसमें इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया, और इसमें कुछ जो संसद के सदस्य होते थे उनको भी शामिल किया गया कि जजों की नियुक्ति में उनका भी रोल होना चाहिए, क्योंकि जनता के लिए जवाबदेही वो है। तो इसको न्यायिक नियुक्ति आयोग बना दिया गया। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप इस प्रकार की व्यवस्था नहीं कर सकते, इसलिए यह संविधान संशोधन क्या हो गया, वर्तमान में रद्द हो गया, और वापस न्यायिक नियुक्ति आयोग की जगह वर्तमान में कॉलेजियम व्यवस्था ही चल रही है। तो वर्तमान में इसका यूज तो कुछ नहीं रहा, बदलाव कुछ नहीं आया, क्योंकि ये कैंसिल कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के द्वारा। लेकिन जब भी हम पढ़ेंगे, चाहे संसद पढ़ोगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट पढ़ोगे, या जजों की नियुक्ति पढ़ोगे, तो दोनों चीजें, कॉलेजियम व्यवस्था भी और न्यायिक नियुक्ति आयोग की भी चर्चा आप जरूर सुनोगे। बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार आपके सवाल पाठों के बीच में से आता रहता है, इसलिए आप अपने को इसको समझना है। बात को आगे बढ़ाते हैं और पहुंच गए हैं 100वां संविधान संशोधन। अब 100वां संविधान संशोधन है क्या भाई? 100वां संविधान संशोधन की कहानी, मेरे प्यारे बच्चों, कहानी मैं आपको सुना दूं कि 100वां संविधान संशोधन किससे है? भारत और जो बांग्लादेश है, भारत और बांग्लादेश जो है, उन्होंने क्या किया था, कुछ भूमियों का आदान प्रदान किया था। ये किससे संबंधित है पहले लिख दूं मैं, आपको समझ में आएगा। भारत बांग्लादेश संबंध, भारत व बांग्लादेश, बांग्लादेश भूमि स्थानांतरण, भूमि स्थानांतरण, ठीक है। भूमि स्थानांतरण का मतलब था कि बड़ी विडंबना है, ये बड़ी तगड़ी चीज देखने को मिली कि आजादी के 50-60 साल बाद में भी, 70 साल हो गए, 70 साल बाद में भी भारत के कुछ क्षेत्र बांग्लादेश के अंदर आते थे। ये भारत है, ये भारत का सीमा है, ये बांग्लादेश है, तो भारत के कुछ क्षेत्र बांग्लादेश के अंदर आते थे। अब ये क्षेत्र तो भारत के थे, लेकिन आते किस में थे? बांग्लादेश में। ऐसे ही बांग्लादेश के भी कुछ क्षेत्र क्या आते थे? भारत में आते थे। अब यहां के लोगों का जीवन हो गया दुर्भर, क्योंकि यहां को बांग्लादेश जो भारत का क्षेत्र था, उसको बांग्लादेश वाले क्यों सुविधाएं देंगे, तो उन्होंने नहीं दी। इधर भारत वाले क्यों सुविधाएं देंगे? ये कटे फटे क्षेत्र थे। इन क्षेत्रों पर बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद में जो 100वां संविधान संशोधन आया, तो इसमें यह डिसाइड हुआ कि जो भारत में है उनको भारत को सौंप दो, और जो बांग्लादेश है वो
क्षेत्र बांग्लादेश के भूमि के अंदर क्षेत्र है, अंतः क्षेत्र है, उनको बांग्लादेश को सौंप दो। और ये अब ये जो क्षेत्र हो गए ये क्या हो गए, भारत के हो गए। और ये इन सब को क्या कर दिया गया, बांग्लादेश के अंदर मिला दिया गया और इसीलिए 100वां संविधान संशोधन हुआ। तो भारत बांग्लादेश के संबंधों में भी आप इसको पढ़ोगे कि भारत बांग्लादेश के संबंध इससे सुधरे हैं। तो भारत बांग्लादेश में भूमि स्थानांतरण से संबंधित था 100वां संविधान संशोधन। ठीक है भाई, 100वां संविधान संशोधन की बात कर ली। बात करते हैं 101वां संविधान संशोधन विधेयक, बहुत महत्वपूर्ण 101वां, और इससे संबंधित है, किससे संबंधित है, जीएसटी से, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो एक टैक्स लगता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स जो है अभी वर्तमान में जो टैक्स की प्रणाली है वो लगती है जीएसटी, और जीएसटी की स्टार्टिंग हुई 101वां संविधान संशोधन द्वारा। तो 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, जीएसटी से संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों, जीएसटी से। याद रख लेना इसको, जीएसटी, गुड्स सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो होता है, गुड्स का मतलब माल और सेवा कर, माल और सेवा कर, गुड्स बोलते हैं माल को, और सर्विस का मतलब है सेवा कर। टैक्स का मतलब पता ही है आपको, कर का मतलब टैक्स, कर हाथ भी होता है वैसे। तो जीएसटी की शुरुआत हुई 101वें संविधान संशोधन के द्वारा। बात को आगे बढ़ाए तो 102वां संविधान संशोधन की बात करें तो 102वां संविधान संशोधन से आप आगे के जो संविधान संशोधन देखोगे उनका एक रिथम है, एक कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी ऐसे है कि ये भी जो 102वां संविधान संशोधन है, 102वां संविधान संशोधन क्या हुआ, 2018 में मोदी सरकार लेकर आई। अब मोदी सरकार 2018 में 102वां संविधान संशोधन लेकर आई और इसमें क्या हुआ कि जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, एक ही चीज याद रखना, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वर्ग आयोग को क्या मिल गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 102वां संवैधानिक दर्जा दिया गया भाई। अब ये क्या था भाई, राष्ट्रीय, ये पहले भी बना हुआ था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया और इसका काम सौंपा गया कि देश के अंदर जितने भी पिछड़ी जातियों की पहचान करना, इसका काम सौंपा गया और इसीलिए एक आयोग बनाया गया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, और उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया 102वां संविधान संशोधन। तो ये भी एक रिजर्वेशन की स्टार्टिंग थी। देखो आप इसको आगे आप इसकी परिणति जो देखोगे वो देखोगे ईडब्ल्यूएस का आरक्षण, जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण था तो उसकी पहले ही शुरुआत कर दी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन इसमें कर दिया गया और उसको संवैधानिक दर्जा भी दे दिया गया। अब इसके बाद में काम को आगे बढ़ाया मोदी सरकार ने और 103वां संविधान संशोधन लाया, और 103वां संविधान संशोधन जो था वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बाद में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया। आप ईडब्ल्यूएस को तो जानते हो आप, ईडब्ल्यूएस क्या होता है, ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है इकोनॉमिक वीक सेक्शन। इकोनॉमिक वीक सेक्शन, ई का मतलब होता है इकोनॉमिक, डब्ल्यू का मतलब वीक, एस का मतलब सेक्शन। तो इकोनॉमिक वीक सेक्शन मतलब जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, उनको आरक्षण दिया गया 10%। ये कौन सा संविधान संशोधन था, जैसे ओबीसी में जो जाति है उसके अलावा एससी की जाति है, उसके अलावा एसटी की जाति है, उनके अलावा जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, जैसे राजपूत है, जैसे ब्राह्मण है, जैसे बनिया है, तो उनको यदि वो कोई गरीब है तो उनके लिए मोदी सरकार ने 103वां संविधान संशोधन लाया गया 2019 में, याद रख लेना 2019 में, और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया 103वें संविधान संशोधन द्वारा। बात करेंगे 104वां संविधान संशोधन, वो भी आरक्षण से संबंधित है। ये एससी एसटी को जो आरक्षण है वो 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया। एससी एसटी का जो आरक्षण जो है वो खत्म हो रहा था 2020 में। अब भाई आरक्षण तो एक ऐसी चीज है जो खत्म होने का नाम नहीं लेगी, तो एससी एसटी का आरक्षण जो है वो बढ़ाकर 10 साल बढ़ा दिया गया, 25 जनवरी 2030 तक अभी वर्तमान में आरक्षण बढ़ा दिया गया। और पक्का है कि जो 2030 जब आसपास आएगी तो इसको बढ़ा दिया जाएगा 2040-50 तक। भारत में आरक्षण की स्थितियां ऐसी है क्योंकि 26 जनवरी 1920 को यह आरक्षण खत्म हो रहा था, तो एक दिन
संशोधन किया गया 104वां, और 25 जनवरी 2030 तक SC/ST का जो आरक्षण है वो बढ़ा दिया गया। अब देखो, इसके साथ साथ एक और याद रखना आपको कि जो एंग्लो इंडियन जो पोस्टें होती थी लोकसभा में 2, तो उनको अब बढ़ाया नहीं गया है, 104वें संशोधन में बढ़ाया नहीं गया है, और वर्तमान में ये जो यूं कहे आप एंग्लो इंडियन है उनकी जो 2 पोस्टें होती थी अब नहीं होगी, इसमें भी ये चेंजेस आया। 105वां संविधान संशोधन की बात कर ले। 105वां संविधान संशोधन है स्टेट के लिए स्टेट जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, राज्य SEBC का गठन किया। मतलब राज्यों के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है कि राज्यों के लिए अलग से पिछड़े वर्गों की जो सूची है वो तैयार की जा सकती है। देखो अब वापस समझना कि 102वां जो संविधान संशोधन था वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग था, और उसका काम था कि केंद्र द्वारा एक सूची तैयार की जाएगी जो पिछड़े वर्ग की जातियां को छांटा जाएगा। अब ये केंद्र की जो सूची होगी उससे अलग सूची होगी राज्य के लिए। राज्यों के लिए पिछड़ी जातियों को ढूंढने की जिम्मेदारी राज्यों पर सौंपी गई। राज्यों में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन इसमें कर दिया गया। प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कानून द्वारा SEBC की सूची तैयार कर सकता है जो केंद्रीय सूची से अलग हो। SEBC की स्टेट इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेज, SEBC का मतलब है स्टेट इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेज। तो बैकवर्ड कास्टों की सूची तैयार की जा सकती है स्टेट द्वारा, और वो सूची हो सकता है केंद्र से अलग हो। क्योंकि अभी देखो आप महाराष्ट्र में मराठों ने आरक्षण के लिए जो मांग की थी, मराठा आरक्षण की मांग कर रहे थे, तो वो मराठा सेंट्रल वाली सूची में नहीं थे, तो स्टेट को ये पावर देने के लिए 105वें संविधान संशोधन में कहा कि आप SEBC बना सकते हैं, SEBC में स्टेट इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस बना सकते हो, और ये सूची अलग से हो सकती है। इसके लिए 105वां संविधान संशोधन आया। तो ये थे भारत के संविधान के महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, जिनको सिंपल सी भाषा में जो इंपॉर्टेंट बातें थी उनको मैंने समझाने की कोशिश की है, और आशा है ये कोशिश सफल भी हुई होगी, आपको याद भी हुए होंगे, और जब भी परीक्षा आए तो आपका सवाल सही होगा। वीडियो कैसा लगा? ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट में लिख सकते हो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, ठीक लगा, अच्छा नहीं लगा, ये लिख सकते हो। साथ ही जो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके बैठे हैं तो उसमें कोई खर्चा नहीं होने वाला, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना यदि आपको आगे वाले वीडियो का इंतजार है। तो एक नए वीडियो में हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।